मित्रों नमस्कार। कविता पाठ की इस कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत वेलकम करता हूं मैं। हम लोग लगातार कविताएं पढ़ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी अच्छी और प्रभावशाली और महत्वपूर्ण कविताओं से परिचित करवा सकूं। हिंदी के महत्वपूर्ण युवा कवि अविनाश मिश्र 1986 में जिनका जन्म हुआ था गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, और सदा नीरा पत्रिका ऑनलाइन संपादन करते हैं। पाखी का संपादन किया था प्रेम भारद्वाज भारद्वाज जी के साथ, लेकिन भारद्वाज जी अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत ही प्यारे इंसान थे हमारे मित्र अविनाश की। अभी तक लगभग 6 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। कवि भी हैं, आलोचक भी हैं, उपन्यासकार भी हैं और महत्वपूर्ण टिप्पणीकार और स्पष्ट बात कहने वाले, चमचागिरी और जो हिंदी की जो क्षुद्र राजनीति है उससे एकदम परे के लेखक, और मुझे उनकी रचनाएं बहुत पसंद है। मैं अभी तक उनके उपन्यास दूसरे शेखर की जीवनी, जो अज्ञे का शेखर एक जीवनी है, उसी को शायद आधार बना के कुछ लिखा उन्होंने, लेकिन अभी तक मैं उसको पढ़ नहीं पाया। उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन वो जल्दी पढ़ूंगा मैं उनको। अविनाश बहुत अलग और अलहदा रचनाकारों में से हैं और मेरे पसंदीदा है, क्योंकि उनमें कुछ बात है, कुछ नया कहने का अंदाज है। हिंदी की क्षुद्र राजनीति से परे वो, चाहे विश्वविद्यालयों की राजनीति हो, चाहे संपादन की, पत्र पत्रिकाओं की, अपने चेले चपाटों को आगे बढ़ाने की जो राजनीति है, उससे परे एकदम बिल्कुल वो अपने अंदाज में अपना काम करने वाले रचनाकार है अविनाश। और देखिए, इस क्षुद्रता के इस जमाने में अपने आप को बचाए रखना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। बाकी लोग बहुत जल्दी लेट जाते हैं सेटिंग के लिए, नौकरी पाने के लिए, पद पाने के लिए, बड़ा बनने के लिए। क्या क्या नहीं होता है। वो जो घटिया जो राजनीति है उसके बहुत सारे आयाम हैं। अभी हम उस पर बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन अविनाश की कुछ कविताएं मैं आपको सुनाऊंगा। अविनाश की कविता है आगे जीवन है। बहुत सारी आत्म स्वीकृतियां है, बहुत सारी पीड़ाएं और सांत्वनाएं, बहुत कम समय और बहुत सारी शुभकामनाएं। हालांकि सब परिचित पीछे छूट चुके हैं। बस एक बहुत छोटा सा कमरा है, जहां एक सीलिंग फैन अपनी अधिकतम रफ्तार में घूमता रहता है, और जहां जब मैं हर सुबह टूटते हुए बदन के साथ उठता हूं, तब भविष्य वहां पहले से ही मौजूद होता है, यह समझाते हुए कि मुझे अवसाद और नाउम्मीदियों से बचना है, थकान और नैराश्य से भी, ईर्ष्या और अधैर्य से भी। मुझे अभिनय नहीं, सच के साथ जीना है। मैंने कहा ना कि अविनाश हर कविता में कुछ अलग अंदाज की बात करते हैं और प्रभावशाली तरीके से कहते हैं। क्या कह रहे हैं? मुझे अभिनय नहीं, सच के साथ जीना है, जबकि यह दिन ब दिन मुश्किल होता जाएगा। भरमाएगा आसपास और पड़ोस और नगर, लेकिन घृणा नहीं, सब कुछ में यकीन बचाए रखना है मुझे। स्थितियां अब भी संभावनाओं से खाली नहीं, बच्चे अब भी हंस रहे हैं, उनकी हथेलियां अब भी मुलायम और सफेद हैं, और अब भी सख्त होते समय
उनकी पकड़ मजबूत है और अब भी सख्त होते समय उनकी पकड़ मजबूत है। कविता सुनकर के उनकी कविता कहने का अंदाज और कथ्य और शिल्प दोनों का अंदाज आप लगा ही चुके होंगे कि अविनाश कितनी संभावनाओं से लेस कवि है और उनको पढ़कर के हम इतना कुछ सीख सकते हैं। अविनाश की बहुत सारी कविताएं हैं, उनको उन्होंने नाम दिया है नव स्तुति। क्या नाम है कि नए तरह से स्तुति कैसे कर सकते हैं आप। उसमें एक कविता है उनकी शैलपुत्री। शैलपुत्री कविता में क्या कहते हैं वो, तुम्हारा स्मरण संकल्प का स्मरण है, अनामंत्रण के प्रस्ताव और उसके प्रभाव का स्मरण, तुम्हारा स्मरण उस आलोचना का स्मरण है जिसमें एक भी उदाहरण नहीं, रचना और पुनर्रचना के लिए अपमान और व्यवस्था की अनिवार्यता का स्मरण करता हूं मैं, स्मरण करता हूं एकांत और बहिर्गमन के पार ले चलने वाले विवेक का, मैं चाहता हूं एक असमाप्त स्मरण, चाहता हूं अन अतिक्रमणीय चरण, चिर दरिद्र में मांगता हूं तुम्हारी शरण, चिर दरिद्र में मांगता हूं तुम्हारी शरण। फिर एक और कविता है ब्रह्मचारिणी। क्या नाम है कविता का, ब्रह्मचारिणी। तप का एक अखंड कांड हो तुम, देह की सामर्थ्य का सफल अनुशासन, विध्वंस जब अस्तित्व पर व्योम सा सवार है, तुम मनोकामना का रोमांच हो, तुम्हारे तप, तुम्हारे अनुशासन, तुम्हारे रोमांच से अपरिचित नागरिकों की दे नहीं जानती सामर्थ्य, वह जानती है बस सारी गिनतियों से बाहर छूट जाना, वे उपवास में हैं, वे विलाप में हैं, मनोकामना के लिए तप में नहीं ताप में हैं, तप करो मां परंतु तप से नागरिक शोक हरो मां, तप करो मां परंतु तप से नागरिक शोक हरो मां। कहीं न कहीं निराला के छंद की तरह बात करते हैं और बहुत ही मीनिंगफुल संदर्भ है कविता का। और इसी तरह से उनकी एक और कविता है चंद्रघटा। ध्वनियां गूंजती है, पुकारती है, गूंजती है दसों दिशाओं में, पुकारती है ध्वनियां, ध्वनियों से संकट को परास्त करने की युक्ति लेकर आए हैं आतताई, इस नव युग में व्याधि और भय के प्रसार में, क्या यह तुम्हारे ही चरित्र, तुम्हारी ही प्रेरणा से संभव है। एक ही स्थापत्य में कोई भवन देखता है कोई खंडहर, एक ही स्थापत्य में कोई भवन देखता है कोई खंडहर, सत्यासत्य का भेद दृष्टि निर्भर है, दुर्भि संधियों की विचित्र दुर्गंध में दया जया, दया जया। देखिए मैंने कहा ना कि छंद के अंदर कविता है, तो क्या कह रहे हैं कि एक ही स्थापत्य में कोई भवन देख रहा है तो कोई खंडहर देख रहा है,
एक ही मकान को कोई कह रहा है कि खंडहर है, कोई कह रहा है कि बहुत शानदार भवन है। तो कवि कह रहा है कि ये सबकी अपनी दृष्टि है, सबके लिए सत्य अलग अलग है। एक और कविता है उनकी, काल रात्रि। क्या नाम है कविता का? काल रात्रि। ध्यान करता हूं तुम्हारा, ध्यान करता हूं तुम्हारी अनूठी कालिमा, तुम्हारे मुक्त केशों का ध्यान करता हूं, तुम्हारी चमकती आंखों का ध्यान करता हूं बार बार, तुम्हारे तने हुए स्तनों का जिनसे पाया आश्रय और आहार, ध्यान करता हूं तुम्हारी सारी मुद्राओं का जिनसे पाया निर्भय व्यवहार, ध्यान करता हूं तुम्हारा ध्यान करना, तुम्हारा ध्यान न करना आपदा को आमंत्रित करना है, तुम्हें भूल गया इसीलिए तुम्हारा ध्यान करता हूं, तुम्हें भूल गया इसीलिए तुम्हारा ध्यान करता हूं। फिर एक और कविता है उनकी, सिद्धिदात्री। सिद्धि विनायक का मंदिर भी है ना मुंबई में, आप तो जानते ही हैं। जब सारी कविताएं हो चुकी तब भी शेष है एक कविता, जब सारी कविताएं हो चुकी तब भी शेष है एक कविता, उसे भी कोई कहेगा कि उसका अनुकरण हो सके, इस प्रकार कविता होती रहेगी और अनुकरण भी, और सारी कविताओं का हो चुकना भी, और एक कविता का शेष रहना भी, जिसे जब कोई नहीं रचेगा अंबिके, तब उसे रचूंगा मैं, तब उसे रचूंगा मैं, यह सिद्धि दो मुझे उसका अनुकरण कर सकूं, कि उसका अनुकरण हो सके, अनिवार्य है यह कार्यभार, मैं संशय से न देखूं कविता को, कि कविता संशय से देखे संसार को, मैं संशय से न देखूं कविता को, कि कविता संशय से देखे संसार को, कविता संशय से देखे संसार को। ये कविताएं समालोचन पर प्रकाशित हुई थी उनकी कवि, और अविनाश मिश्र की कविताएं हैं। मैंने कहा ना, सदा निरा ऑनलाइन पत्रिका निकालते हैं, आप कभी भी जाकर के देख सकते हैं गूगल में जाकर के, और महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, उनको पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझने और जानने को मिलेगा, और उनकी कविताओं से गुजरते हुए थोड़ा समय लगेगा उनको समझने में। मैंने कहा ना, वो हट के कवि हैं, तो हटके ही अपनी बात करते हैं, और जाहिर सी बात है उसको उनको समझने में समय तो लगना ही है। एक और कविता पढ़ूंगा मैं उनकी, सुख हैं। सुख हैं, अविनाश मिश्र। उजाले लंबे होते जा रहे हैं और अंधेरे बहुत गर्म, उम्र अभी केवल 35 की है, लेकिन ऋतुएं महसूस होना बंद हो गई हैं। अब देखिए सुख क्या है उसको बता रहे हैं वो, लेकिन खुशबुएं भी और स्त्रियां भी, उंगलियों में जब माथा छुओ तो वहां विरक्ति का ज्वर मालूम पड़ता है, दुख को इतना नजदीक से देखा है कि वह दूर चला गया है, यह एक छल है या दुख से
मोह भंग की शुरुआत की। इन लंबे उजालों और बहुत गर्म अंधेरों के बीच उसने अपनी दिनचर्या कुछ यूं निर्धारित कर ली। 8 घंटे नींद महत्वाकांक्षा के लिए, 1 घंटा सेक्स घृणा के लिए, 1 घंटा संगीत शराब के लिए, 1 घंटा शौचालय आत्ममंथन गायन के लिए, 2 घंटे आवाजाही के लिए, 2 घंटे फाइलों के लिए, 4 घंटे बकचोदी के लिए यानी कि बकवास करने के लिए, ऐसे गप्पे मारने के लिए, 15 मिनट अनार के जूस के लिए, 45 मिनट आहार के लिए भोजन के लिए, 2 मिनट प्रगतिशीलता स्त्री विमर्श के लिए, 2 मिनट धर्मनिरपेक्षता सांप्रदायिकता के लिए, 2 मिनट सवर्ण विरोध के लिए, 1 मिनट आजादी के लिए, 3 सेकंड दलित विमर्श के लिए, 2 सेकंड आदिवासियों के लिए, 1 सेकंड जनवाद के लिए, और इन सब के साथ साथ इस सब के बीच बाकी बचा वक्त अवसरवाद के लिए अविनाश मिश्र। कितनी अच्छी कविता है। सुख क्या है। और हमारे सोकोल्ड महान प्रगतिशील और बड़े चिंतक, बड़े संपादक, बड़े लेखक और जो बड़ी बड़े पद पर बैठे हुए हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी वास्तविकता क्या है, उसको भी कहीं न कहीं अविनाश इसमें दर्ज करते हुए नजर आते हैं। दुनिया जैसी दिखती है सच में वैसी नहीं है, और हम कई बार इस भ्रम के शिकार हो जाते हैं क्योंकि हमने दुनिया उतनी देखी नहीं होती है। अविनाश शायद उसी वास्तविक दुनिया से हमारा परिचय करवा रहे हैं और एक कवि के रूप में अपनी अभिव्यक्ति दर्ज कर रहे हैं। एक और कविता है उनकी, कविता बाज, यानी जो बहुत सारी कविताएं लिखता है, जो अपने आप को बड़ा कवि कहता है, उसके बारे में अविनाश क्या कहते हैं। कविता बाज। जैसा कि वह चाहता था अपने एक कविता संग्रह के प्रकाशन के बाद कि उसे पढ़ा और समझा जाए, जबकि पढ़ने और समझने लायक 4.5 लाख से ऊपर किताबें थी। नगर के बीचों बीच स्थित उस लाइब्रेरी में जहां वह हर रोज 3 बसें बदलकर पहुंचता था, यह गौरतलब है कि कभी भी उसे बस में सीट नहीं मिलती थी। अब देखिए, मैंने कहा ये अलग भावबोध की और अलग कंटेंट की कविता है, गद्य में लिखी हुई कविता है ऐसे। वह 11 सालों से खड़ा हुआ था खुद को कभी पर्वत, कभी पेड़, कभी लैंप पोस्ट समझता हुआ। वह उस बनावट से बहुत दूर था आग्रह को जो आवश्यक समझती है। वह 11 सालों से रोज 3 बसें बदलकर खड़े खड़े नगर के बीचों बीच स्थित उस लाइब्रेरी में जहां 4.5 लाख से ऊपर किताबें हैं, केवल यह जानने के लिए आ रहा है कि उसका कविता संग्रह अब तक किसी ने इशू कराया या नहीं। लाइब्रेरियन कहता है कि वह मर गया, लेकिन अब वह अब भी आ रहा है पूर्वत। वह अब भी आ रहा है पूर्वत। मतलब एक ऐसा कवि जो ये सोच रहा है कि मेरी किताब लाइब्रेरी में जा चुकी है और लोग उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उस किताब में कुछ भी नहीं है तो पाठक क्यों पढ़ेंगे। और कविताएं वैसे भी आज के जमाने में कौन पढ़ता है। धन का जमाना है, जहाँ प्रॉफिट है वहां लोग भागते हैं। कविता कहानी में क्या रखा हुआ है। आप देखिए तमाम विश्वविद्यालयों में सारे कॉमर्शियल सब्जेक्ट लग रहे हैं, लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, इन सारी चीजों की आवश्यकता नहीं है, और उसका परिणाम भी आप देख सकते हैं। तो समाज जिस तरफ जा रहा है दुनिया उसी तरफ जाएगी, और उसके जो दुष्परिणाम है वो सभी के सामने है। तो आपने अविनाश को सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। के की हिंदी के नाम से मेरा चैनल है। वीडियो पूरा देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।